हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल द्विवेदी कोचिंग में। आज से हम लोग प्रतिदिन फिजिक्स का पहले शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और लेसन 1 का प्रीवियस क्वेश्चन आपके सामने हम लोग लेकर आएंगे और प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल कराएंगे और बताएंगे आपको। प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं लेसन 1 का प्रकाश का परावर्तन। तो आइए सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर आप तैयारी करें, वर्ग 10वीं के विद्यार्थी लोग तैयारी करें और जुड़ें। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो ध्यान दीजिएगा, वह दर्पण हमेशा आपको या तो समतल या तो उत्तल, यानी कि डी नंबर जो होगा वह विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो ध्यान देंगे, प्रकाश की किरण बहुत छोटा सा प्रश्न है। प्रकाश की किरण हमेशा प्रकाश की ये जो किरण है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ए नंबर सही विकल्प हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर चौथा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो ध्यान देंगे, परावर्तन के जो नियम है, परावर्तन के नियम है वो परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो ये आपका ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है वो बी नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती हैं वो प्रकाश तरंग के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 6 जब देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा जो पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, हमेशा समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जी जी। क्वेश्चन नंबर हम लोग गोलीय दर्पण का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग प्रवेश करेंगे। हम लोग टॉपिक गोलीय दर्पण में चलते हैं। तो गोलीय दर्पण में आप पहला प्रश्न देखेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा अनंत होती है। ए नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरे की तरफ जब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ध्यान देंगे, कह रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो ध्यान देंगे, इसमें हम सी नंबर विकल्प, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रख दिया जाएगा तो प्रतिबिंब उल्टा भी होगा, वास्तविक भी होगा और समान आकार का होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और आवर्धित भी होता है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है आपका कि दर्पण का सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, दर्पण से तो मिरर फार्मूला आज पूछ रहा है, तो मिरर फार्मूला जो आपका दर्पण सूत्र दिया हुआ है वो विकल्प आपका 4 नंबर सही होगा। 4 का ए सही हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, बराबर 1/f। ये आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 5वें नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दाढ़ी बनाने में हमेशा आपको अवतल दर्पण ही प्रयोग किए जाते हैं। दाढ़ी बनाने में जो होगा
वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमेशा दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का, याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रोगियों के नाक, कान, गले की जांच करने के लिए डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, गाड़ियों के हेडलाइट जो होते हैं, तो गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन गाड़ियों के साइड मिरर में, जो साइड मिरर में होते हैं ना, उसमें बाबू उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान हमेशा रखना है। तो इसका 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण का। कह रहा है 6ठा नंबर प्रश्न जो है कि किसी कार के अग्रदीप में उपयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। देखिए आ गया प्रश्न कि अग्रदीप में माने आगे, हेडलाइट में। अग्रदीप मतलब होता है हेडलाइट। तो ध्यान दीजिए, अभी बोले हैं हम कि ए नंबर जो होगा अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां, बिलाइन से क्रमबद्ध। आप देखिए अभी हम आपको बताए भी हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए कैसे दिया हुआ है। 7वां दिया है कि किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, माने पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे, अभी बोले थे कि पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, बीम की जो दूरी है, 8 नंबर पर जो प्रश्न दिया गया है, बीम की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही ली जाती है, यानी बी नंबर जो होगा विकल्प सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे, यानी 9 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। करें कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक पूछ रहा है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा आपको ऋणात्मक होती है। तो ध्यान देंगे इस चीज़ पर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 10 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। मतलब कि उसका नेचर जो पूछ रहा है ना, प्रकृति पूछ रहा है कि प्रकृति क्या होगी। तो याद रखेंगे वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। 10 का ए नंबर विकल्प जो होगा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अभी आपको होता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो अभी हमने इसका वर्णन आगे प्रश्न में किया था। तो 11 का जो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा वो आपको बी नंबर होगा, अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर जब आप प्रश्न को देखेंगे, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। ध्यान देंगे, ये प्रयोगकर्ता को जो है ना, वो आपको मापने की ज़रूरत। तो यहाँ तो बाबू आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें आपको कि सी नंबर इसका विकल्प जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों की ज़रूरत होती है। 12 का आप जो होगा वो आपको 12 का सी नंबर विकल्प हो जाएगा। आप 13 नंबर प्रश्न को देखिए कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जब व्यास का वर्णन कर दिया तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये आपका 13 का डी नंबर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या मतलब हो गया ना 14 नंबर आपका जो प्रश्न हुआ। तो 14 नंबर प्रश्न में वक्रता त्रिज्या मतलब कि आर का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि एफ का वैल्यू क्या होगा। एफ का मान 14 नंबर प्रश्न है कि एफ का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एफ का जब वैल्यू पूछ रहे हैं तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि एफ बराबर r/2, यानी कि 32/2 अगर काट दें तो 16 दूना 32, यानी कि 16 दूना 32, यानी कि आप 16 आंसर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सी नंबर विकल्प पे जो है वो आपका 16 नंबर जो है वो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। सी सही हो जाएंगे, 16 हो जाएगा। करें कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी आपको बताए थे कि हजामती दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 16 का पहला सही हो जाएगा। 15 का। 16 नंबर देखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 16 का है। 17 नंबर अब आप प्रश्न को देखें तो 17 नंबर प्रश्न जो दिया है 17 नंबर की गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच
क्या संबंध है, 17 नंबर आपको प्रश्न दिया गया है कि क्या संबंध है इसके भी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ r बराबर 2f हो जाता है, a बराबर r/2 तो r बराबर 2f हो जाते हैं। आप पढ़े होंगे कि f बराबर r/2 तो r बराबर जो हो जाएगा वो 2f हो जाएगा। ध्यान देंगे। 18 नंबर प्रश्न आप देखिए कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ध्यान देंगे, वस्तु की स्थिति हमेशा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो या तो समतल या तो उत्तल आपका हो जाएगा सही आंसर। कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ध्यान देंगे, अवतल दर्पण की जब फोकस दूरी आपसे पूछ दे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब क्वेश्चन नंबर आप 21 की तरफ आप देखेंगे तो 21 नंबर जो क्वेश्चन हमको खुद नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रयास करें जी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ध्यान देंगे, आपको सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तल। उत्तल से ही हमेशा छोटा प्रतिबिंब जो होता है वो प्राप्त होता है। आप ये हो गया आपका लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन का प्रीवियस प्रश्न जो पूछा हुआ प्रश्न है उसको हमने कवर कराया आज के वीडियो में। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, सॉल्व करा रहे हैं। तो आप जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वह जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, और जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे और